Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. In today's video, we are going to discuss section number 75 to 79 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बहुत ही क्रूशल सेक्शंस, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 को एनालाइज करेंगे। ये दोनों सेक्शंस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से डील करते हैं और जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन पीनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविजंस पहले आईपीसी सेक्शन 354 और 354A के अंडर आते थे, उनका नया लीगल एड्रेस अब बीएनएस के सेक्शन 74 और 75 है। आपके एग्जाम्स के लिए इस बदलाव को और इन नए सेक्शंस के कंटेंट को समझना ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सेक्शन 74। ये सेक्शन किसी भी वुमेन के अगेंस्ट असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करने को एक क्राइम बनाता है, जब ऐसा करने के पीछे इंटेंशन उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की हो। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि ये सेक्शन उन फिजिकल एक्ट्स को टारगेट करता है जो एक वुमेन की डिग्निटी को वायोलेट करते हैं, भले ही वो एक्ट्स रेप के ऑफेंस तक ना पहुंचे। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है मॉडेस्टी। तो कोर्ट्स ने इस टर्म को कैसे इंटरप्रेट किया है? देखिए, मॉडेस्टी को एक वुमन से जुड़ी डिग्निटी, डिसेंसी और सेक्सुअल इंटेग्रिटी के सेंस के रूप में समझा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कानून ये मानता है कि मॉडेस्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप डेवलप करते हैं, बल्कि ये फीमेल जेंडर का एक इनहेरेंट एट्रीब्यूट है जो जन्म से ही होता है। इस सेक्शन के अंडर कन्विक्शन पाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स साबित करने होते हैं। फर्स्ट, विक्टिम एक वुमन होनी चाहिए। सेकंड, अक्यूज ने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया हो। थर्ड, अक्यूज के पास ये इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए कि उसके एक्ट से उसकी मॉडेस्टी आउटरीच होगी। और फोर्थ, वो एक्ट असल में उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए ही किया गया था। इस सेक्शन को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी थी, और वो ये है, इवन अ सिंगल इनडिसेंट एक्ट इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ओवरटोन्स मे कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। इस एक लाइन ने इस कानून की इंटरप्रिटेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस केस में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक पार्टी के दौरान एक फीमेल आईएएस ऑफिसर के पोस्टीरियर पर स्लैप किया था। लीगल सवाल ये था कि क्या ये एक्ट आउटरेजिंग मॉडेस्टी के दायरे में आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था एकदम क्लियर, यस। इस जजमेंट ने ये एस्टैब्लिश किया कि इस तरह का कंडक्ट बिल्कुल एक वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना माना जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ पंजाब वी मेजर सिंह। यहाँ इशू ये था कि क्या एक 7 महीने की बच्ची की मॉडेस्टी हो सकती है जिसे आउटरेज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब हाँ में दिया। इस केस ने ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि मॉडेस्टी विक्टिम की एज या उसकी समझ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये फीमेल जेंडर का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। सेक्शन 74 के अंडर दोषी पाए गए व्यक्ति को कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है, जो 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का प्रोविजन है, जो इस ऑफेंस की सीरियसनेस को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 75 की तरफ, जो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है। देखा जाए तो ये सेक्शन 74 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ये सिर्फ फिजिकल एक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वर्बल और विजुअल तरीकों से किए गए हरासमेंट को भी क्रिमिनलाइज करता है। सेक्शन 75 का सबसेक्शन 1 सेक्सुअल हरासमेंट को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करता है। ये हैं, पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस। दूसरा, सेक्सुअल फेवर्स के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट करना। तीसरा, किसी वुमन को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाना। और चौथा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना। चलिए इन सब को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहली कैटेगरी है अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कोई भी सेक्सुअल नेचर का फिजिकल बिहेवियर जो अनचाहा हो, जैसे कि अनवांटेड टचिंग या हगिंग। यहाँ सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है शब्द अनवेलकम। अगर वो कॉन्टैक्ट विमेन की मर्जी या कंसेंट के खिलाफ है तो वो सीधा इस कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी को अक्सर क्विड प्रो क्वो हरासमेंट कहा जाता है। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। ये तब होता है जब कोई अथॉरिटी की पोजीशन में बैठा इंसान, जैसे कोई मैनेजर या प्रोफेसर, प्रोफेशनल या एकेडमिक बेनिफिट्स के बदले में सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है।
फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन या अच्छे ग्रेड्स के लिए सेक्सुअल फेवर्स मांगना। तीसरे टाइप के हरासमेंट में किसी वुमेन को उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जैसे इमेजेस या वीडियोस देखने के लिए फोर्स करना शामिल है। ऐसा करना उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी का सीधा सीधा वायलेशन है और सेक्शन 75 के अंडर एक गंभीर अपराध माना जाता है। और चौथी कैटेगरी है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, जो कि वर्बल हैरेसमेंट है। इसमें ऑब्सीन जोक्स सुनाना, वल्गर कमेंट्स करना या किसी वुमेन के शरीर या उसके अपीयरेंस के बारे में सेक्सुअली सजेस्टिव बातें कहना शामिल है। ये सभी इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल एक्ट्स हैं। इस कानून की एवोल्यूशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हुई 1997 में लैंडमार्क विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस हैरेसमेंट को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। यही गाइडलाइंस आगे चलकर 2013 के पॉश एक्ट का आधार बनी और अब इस क्राइम को बीएनएस के सेक्शन 75 में फॉर्मली कॉडिफाई कर दिया गया है। सेक्शन 75 की अंडर पनिशमेंट हरासमेंट के टाइप पर डिपेंड करती है। पहले 3 टाइप्स के लिए यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांडिंग फेवर्स और शोइंग पोर्नोग्राफी, इसके लिए 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। और चौथे टाइप के लिए सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसके लिए 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों का प्रोविजन है। तो अब हम इन दोनों सेक्शंस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। सेक्शन 74 और सेक्शन 75 के बीच का डिफरेंस समझना आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर मेंस के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस टेबल को एनालाइज करते हैं। नेचर ऑफ एक्ट की बात करें तो सेक्शन 74 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है, जबकि सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है। कंडक्ट देखें तो सेक्शन 74 प्राइमरीली फिजिकल है, वहीं सेक्शन 75 काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें फिजिकल, वर्बल और विजुअल कंडक्ट भी कवर होता है। इंटेंशन की बात करें तो सेक्शन 74 में मेंस रिया टू आउटरेज मॉडेस्टी है, जबकि सेक्शन 75 में टू सेक्सुअली हरास है। और आखिर में, जैसा हमने डिस्कस किया, दोनों के पनिशमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो चलिए अब सीधा एग्जाम प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं। हम देखेंगे कि जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में इन सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन्हें इफेक्टिवली आंसर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर्स यानी 74 और 75 याद रखने हैं। पनिशमेंट कितनी है और हर ऑफेंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेंस के लिए आपको दोनों सेक्शंस के बीच का डिफरेंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना और रूपन देओल बजाज और विशाखा जैसे लैंडमार्क केसेस का थॉरो एनालिसिस, ये सब तैयार करना होगा। तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये की पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 74 डील करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज मॉडेस्टी से। सेक्शन 75 डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट से। दोनों के पीछे का कोर लीगल कॉन्सेप्ट है एक वुमेन की डिग्निटी, बॉडीली इंटेग्रिटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, इस पर ज़रूर सोचिएगा। कानून एक तरफ वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत और दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट के बीच में बैलेंस कैसे बनाता है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स के लिए और आरबी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 5 से 4 बहुत ही क्रूशल सेक्शंस, सेक्शन 76 से लेकर 79 तक। अगर आप जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। You know, these 4 sections, they all share one single fundamental purpose: to protect a woman's dignity, her privacy, and her bodily autonomy. You can think of them as a cohesive legal shield. Okay, let's dive into the specifics of how they do that. So, here's our roadmap for this session. We'll start with the context behind these new sections. Then we'll break down sections 76, 77, 78, and 79, one by one. After that, we'll do a comparative analysis, which is super important, and finally, we'll wrap it up with an exam-focused revision. Right, so these sections are all part of Chapter 5 of the BNS, which deals with offenses against women and children. Now, it's really important to remember that these provisions aren't entirely new. They were significantly strengthened by the Criminal Law Amendment Act of 2013, which came after the reforms prompted by the Nirbhaya case. Let's begin with our first pillar, Section 76. This section tackles a very serious offense: assaulting a woman with the specific intention of disrobing her or forcing her to be naked. So simple language में समझे तो इसका मतलब है कि if any person uses force or assaults a woman with the clear intention of removing her clothes or making her get naked,
That's a serious crime under Section 76. The main goal of the accused here isn't just physical harm, but to outrage her modesty and humiliate her. इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. First, assault or criminal force. This is the physical act itself. Second, and this is the most critical part, intention to disrobe. The motive has to be proven. And third, abets such act, which means even helping or encouraging the person is also a crime. And remember this, it's a key point, the crime is committed even if the clothes aren't fully removed. Just proving the intention is enough. The punishment for this offense is quite strict, as it should be. It's a minimum of 3 years and can go up to 7 years in prison plus a fine. That mandatory minimum of 3 years really shows just how seriously the law views this crime. All right, let's move on to our next 2 sections, 77 and 78. Now, these deal with very modern crimes, things that are deeply connected to technology and the violation of a person's privacy, voyeurism and stalking. So, what's the basic difference between the two? It's pretty straightforward. Voyeurism, under Section 77, is all about watching or recording someone's private act without their permission. Stalking, under Section 78, on the other hand, is about repeatedly following, contacting, or monitoring someone who doesn't want you to. Let's dig into Section 77. Voyeurism is when a person watches or captures an image of, or even shares that image of a woman who is engaged in a private act without her consent. Now, what's a private act? Well, it's something you do in a place where you'd expect privacy, like a changing room, or it could be a sexual act. And the key thing to note here is that this law also covers revenge porn, where images that might have been taken with consent are later shared without it. Now, for Section 78, which is stalking. This crime happens when a person repeatedly follows a woman or tries to contact her or even monitors her online life, even after she has clearly shown she's not interested. And this is so important. The law specifically includes cyberstalking. So yes, constantly monitoring someone's social media or sending them unwanted messages definitely qualifies as stalking. But, and this is a big but, especially for your mains exam, Section 78 does have some exceptions. An act is not considered stalking if it's done by law enforcement to prevent or detect a crime, or if it's authorized by a court order, or if in some specific situation the act is considered reasonable and justified. These exceptions are prime material for problem-based questions. Okay, that brings us to our 4th and final pillar for today, Section 79. This one is a bit different because it focuses on non-physical acts. It's all about insulting the modesty of a woman through words, gestures, or even objects. So according to Section 79, if anyone says something, makes a sound or a gesture, or shows an object with the intent to insult a woman's modesty or invade her privacy, it's a punishable crime. We're talking about things like passing obscene comments at a woman on the street or making vulgar gestures toward her. We've now reached one of the most important parts of this session, the comparative analysis. Putting these 4 sections side by side will really help clear up any confusion and solidify the distinctions between them. This chart gives you a quick, at-a-glance overview. See, Section 76 is a physical act, trying to disrobe, with a serious punishment of 3 to 7 years. Section 77 is about privacy invasion, watching a private act, with punishment getting steeper for repeat offenders. Section 78 is also about privacy, repeatedly following, with up to 5 years for a second offense. And finally, Section 79 covers verbal or gestural insults, with punishment up to 3 years. Now, this table is pure gold for your exams. You absolutely need to know this. These provisions were all there in the Indian Penal Code. Section 354B of IPC corresponds to Section 76 of BNS. 354C is now Section 77, 354D is now Section 78, and the old Section 509 of IPC is now Section 79 of BNS. Please make a note of this correspondence. A landmark case that really helps us understand the spirit of these laws is S. Khushbu versus Kaniyamau. In this judgment, the Supreme Court made a very important point, that laws protecting a woman's modesty must be balanced with the freedom of expression. So, what did the court hold? It established a clear legal principle. Basically, if any conduct is obscene or insulting and it's directed specifically at women, it can be a crime. This case is a perfect example of how our courts carefully balance the protection of dignity with our fundamental rights. All right, let's bring it all home and summarize everything from an exam point of view. This last part is designed for your quick revision. Here's a direct tip for your judiciary and APO exams.
For prelims, you can expect direct questions, maybe on the section numbers or the punishments. But for mains, you'll likely get problem-based questions where you have to tell the difference between these offenses. For instance, they might give you a scenario and ask you if it's voyeurism or stalking. So for a quick revision, just remember three main things. First, sections 76 to 79 act as that legal shield for a woman's dignity and privacy. Second, know the key difference. 76 is physical, 77 and 78 are about privacy, and 79 is verbal or gestural. And third, for your exams, the ingredients, punishments, and the old IPC section numbers are all extremely important. And finally, I'll leave you with a question to think about. As technology and our understanding of digital privacy keep evolving so rapidly, do you think these laws are strong enough to handle the challenges of the future? Something to ponder on. For more judiciary, APO, and law exam-focused legal content, stay connected with Ganga Education. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.